सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना यहाँ पर PYQs के बेसिस पे थ्योरी प्लस MCQ कवर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि पहले दिन जो है PYQs को उठाया, उसके बेसिस पे थ्योरी मैंने आप लोगों के सामने रखा। उसके बाद जो है अपना MCQ चल रहा है ना। तो MCQ क्या होगा कि आज जो है आपका ओवरऑल मैंने बोला था कि 45 मिनट का जो है 3-4 लेक्चर आपको देखने को मिल सकता है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मिनट, यहाँ पर जो है लगभग आपका 100+ MCQ जो कि आज के इस सेशन में देखने को मिलेगा। बस एक बार जो है आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह जो है आप लोगों को मिल पा रही है या नहीं, फिर उसके बाद में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे है ना। क्योंकि मैंने आज लाइव लिंक शेयर नहीं किया है तो एक बार वो भी शेयर करना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक बार मैं ना लिंक शेयर कर देता हूँ बच्चों के साथ में, फिर उसके बाद में मैं इसमें वापस आता हूँ। चलो ठीक है, आप लोग बस मुझे ये बताओ कि आवाज़ वगैरह आप लोगों को मिल पा रही है या नहीं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, वालेकुम सलाम एवरीवन। चलिए ठीक है, यस सर क्लियर है सब कुछ, ओके सूद फ़हीम त्यागी वालेकुम सलाम। चलिए ठीक है, वालेकुम सलाम एवरीवन। यहाँ पर आज हम लोग जो करेंगे 100+ आपका MCQ, लगभग जो है 150 के आसपास जो है आपका MCQ देखने को मिलेगा। पूरा जो नया आपका वे है किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा है ना। चलिए ठीक है, जिसके बारे में आप इससे पहले अवेयर नहीं होंगे। विच कंट्री होस्टेड द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बैलिकटन 2025 इन्वॉल्विंग द US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। यानी जो है बैलिकटन जो कि आपका एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इसको कौन सा कंट्री जो है इस एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा था 2025 का। इस सिंपल से क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसमें इन्वॉल्व कौन था, US और ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये 3 कंट्री जो है इन्वॉल्व था। बट इसको होस्ट कौन कर रहा था, साउथ कोरिया या फिलीपींस या इंडोनेशिया या थाईलैंड, कौन सा कंट्री जो कि इसको होस्ट कर रहा था, ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे आपको नए वे में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उससे आपको MCQ देखने को मिलेगा, और सब जो है आपका एक तरीके से सेंटेंस एग्जाम ओरिएंटेड MCQ यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिलीपींस जो है इस मिलिट्री एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा था हमारा है ना। चलिए अगला जो है, विच इंडियन स्टेट सक्सेसफुली breed and prepared the 6 vulture for release into the wild to the boost endangered vulture population। तो रिसेंटली जो है इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट जिसने लगभग जो है 6 वल्चर को एक तरीके से ब्रीड किया एंड उसको रिलीज भी किया तैयार करके है ना, और ताकि जो हमारा बूस्ट हो पाए इंडेंजर वल्चर जो है पॉपुलेशन उसको लेकर है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा है, वल्चर से रिलेटेड हम लोगों ने क्या कवर किया था। आप लोगों को पता है कि हमारा रामदेवरा भट्टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, जो कि इकलौता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हमारे वल्चर से रिलेटेड है। साथ ही साथ मैंने वल्चर्स के स्पेसीज से रिलेटेड आपको बताया था है ना, तो वो भी आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा जो है ये आपका न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली एक स्टेट जो कि वल्चर के एक स्पेसीज को जो है ना उसको ब्रीडिंग किया और साथ ही साथ जो है उसको रिलीज़ भी किया ताकि इंडेंजर्ड वल्चर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिले। तो ये राजस्थान ने किया या मध्य प्रदेश ने या केरला ने या आसाम ने, कौन से कंट्री ने कौन से स्टेट ने किया, ये आपको पता होना चाहिए है ना। तो आज के MCQ में आपको करंट अफेयर एंड आपका GK GS है ना, तो सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपको रीजनिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपका इंग्लिश से भी क्वेश्चन इस जो है पूरे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा है ना। तो ओवरऑल जो आपका पैटर्न है, चाहे आपका GK GS में चले जाओ, सोशल अवेयरनेस हो जाए, इन्वायरमेंटल हो जाए है ना, तो सभी से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए वल्चर जो है कौन से स्टेट ने किया था, मध्य प्रदेश ने किया था। अगला हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट अप्रूव द स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 टू बूस्ट स्पेस इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिकली कौन से स्टेट ने ये अप्रूव किया था स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को 2025 के, ताकि वो बूस्ट कर पाए स्पेस इनोवेशन को है ना और मैन्युफैक्चरिंग को। चलिए ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कीजिए यहाँ पर चैट बॉक्स में, ताकि मुझे इस बात का आइडिया रहे कि आप लोग भी यहाँ पर कनेक्टेड है। चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो कि C तमिलनाडु जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट इनिशिएटेड द आदर्श संस्कृत विलेज प्रोग्राम टू प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज है। तो बेसिकली कौन से स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया था आदर्श संस्कृत विलेज प्रोग्राम है ना। तो आदर्श संस्कृत विलेज प्रोग्राम ये प्रमोट करने के लिए संस्कृत लैंग्वेज को हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, कर्नाटक ने या मध्य प्रदेश ने। चलिए ठीक है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उत्तराखंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसने आदर्श संस्कृत विलेज को इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। विच इंटरनेशनल नवल फोर्स अंडर ऑपरेशन अटलांटा प्रपोज ए जॉइंट नवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी। तो बेसिकली कौन सा जो है इंटरनेशनल नवल फोर्स जो कि ऑपरेशन अटलांटा के जरिए प्रपोज किया है जॉइंट नवल एक्सरसाइज के लिए इंडियन नेवी को। नेटो स्टैंडिंग नवल फोर्स ने, इंडोनेशियन नेवी ने, अफ्रीकन मैरीटाइम टास्क फोर्स ने,
यूरोपियन यूनियन नावल फोर्स ने। ये तो आपका इंटरनेशनल अफेयर जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल एग्जाम में बन सकता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, यूरोपियन यूनियन नावल फोर्स, जो कि हमें अटलांटा के जरिए इंडियन नेवी को ये प्रपोज किया है एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ सदर्न इंडियन स्टेट रिगार्डिंग द प्रपोज रीड्रॉइंग ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड ऑन न्यू पॉपुलेशन डेटा। तो रिसेंट में क्या हुआ ना कि देखो हम लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, उसको लेकर कई सारे हम लोग स्कीम को एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। तो उसमें बेसिकली वर्क जो करता है तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया के जो भी है ना, सदर्न इंडियन स्टेट जो भी है, इस पर बहुत अच्छे से वर्क किया और पॉपुलेशन कंट्रोल किया। तो इसके बाद में क्या होता है ना कि हमारा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो होता है ना वो डिपेंड करता है हमारे पॉपुलेशन पे एंड साथ ही साथ जो है हमारे ज्योग्राफिकल एरिया पे, है ना। तो ये ज्योग्राफी जो है चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको क्या करेंगे किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ में ऐड कर देंगे। अगर वहाँ पर पॉपुलेशन का जो है ना, अगर जो एक रिक्वायरमेंट पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अगर वो कम है तो अगर मान लो कि कोई स्टेट अगर इस चीज़ पे पॉपुलेशन कंट्रोल पे जो है वर्क कर रहा है, फिर उसके बाद में अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अगर घट जाती है तो ये बहुत दिक्कत हो सकता है ना। तो पोटेंशियल लॉस ऑफ फेडरल फंडिंग तो कोई ऐसा लेना देना है नहीं। इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज, ये भी इनका कोई मसला है नहीं। डाइल्यूशन ऑफ द देयर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, है ना। तो हो सकता है कि उनका जो है एक नंबर ऑफ सीट जो कि लोकसभा में वो घट सकता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, सी जो कि इसका करेक्ट आंसर है। और इस पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इस पे स्टेटमेंट भी आया था कि इनका जो है किसी भी तरीके से सीट का डाइल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, विच ऑफ द सेम इज नॉट पावर ऑफ द गवर्नर कंसर्निंग बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो कौन सा इसमें से जो है ना गवर्नर के पास में पावर नहीं है, क्या वो ग्रांट कर सकता है कि ये बिल जो है एसेट बिल है विड होल्ड कर सकता है एसेंट टू द बिल, या रिटर्न कर सकता है बिल को फॉर रिकंसिडरेशन, या डिक्लेयरिंग द बिल नल एंड वाइड। तो वो क्या कर सकता है, तो क्या उसके पास में पावर इसमें से नहीं है ना। तो क्या कर सकता है इसमें से, तो आपका 3 होगा, बाकी एक ऐसा है जो कि वो नहीं कर सकता है ना। तो वो आपको बताना है कि क्या उसके पास में जो है पावर नहीं है, ये सिंपल सा है ना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्लेयर करेगा बिल जो है नल होगा या वाइड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत हाई लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट ये एंट्रेंस एग्जाम ओरिएंटेड आपका क्वेश्चन। विच 2 क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट वर इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन अप्रैल 2025। तो इसमें से कौन सा 2 क्लासिकल टेक्स्ट जो कि इंस्क्राइब किया गया किसमें, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में, है ना। तो रजिस्टर किया गया अप्रैल 2025 में, वेदास एंड रामायण, या अर्थशास्त्र एंड मनुस्मृति, या महाभारत एंड उपनिषद, या श्रीमद् भागवत गीता एंड नाट्यशास्त्र, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं, चलो ठीक है, अब येलो कलर आ गया, चलो ठीक है। तो श्रीमद् भागवत गीता एंड नाट्यशास्त्र किसको जो है ऐड किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता एंड नाट्यशास्त्र को जो है ऐड किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अप्रैल 2025 विच कंट्री होस्टेड द बाइएनियल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन योचोस, है ना। तो अगर इसको आप देखोगे तो इंडिया, अगर इस तरीके से भी अगर समझोगे तो आप समझ जाओगे, है ना। इंडिया, इंडोनेशिया और क्या होगा, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री जो है इसको मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज को जो है ना होस्ट किया था, है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन होस्टेड पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। फ्रांस ने किया था, ग्रीस ने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने। अच्छा, मैं ना अभी पेड वालों के लिए बता दूं कि आपका जो मैंने बोला था ना कि जो है सुपर लेक्चर टाइप जो आएगा, तो वो आपका अभी आई थिंक इसी हफ्ते में नहीं है ना, कल या परसों, है ना। कल या परसों जो है आपका प्रीमियम डैशबोर्ड में देखने को मिल सकता है। बाकी जो लोग मॉक में हैं उनका तो कुछ हो नहीं सकता। अगर टाइम मिला तो मॉक एनालिसिस के बाद जो है ना, हम लोग मॉक एनालिसिस जब करेंगे तो उसके बाद में मैं गूगल मीट पे भी करा दूँ, है ना। चलिए ठीक है, तो मॉक एनालिसिस के बाद में अगर वहाँ पर जो है अगर ठीक रहा है ना, एक स्लॉट में अगर बच्चे कम रहे तो उस हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे अपन, है ना। या तो आपको उसको रिकॉर्ड करके जो है लिंक मिल जाएगा, बट वो लेक्चर जो होगा आपका 2 से 3 घंटे का लेक्चर होगा। पूरा जो है 2024 से लेकर 2025 का उसमें करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, MCQ ओरिएंटेड होगा, पूरा का पूरा आपका MCQ होगा, एंड साथ ही साथ जो है आपका पूरा का पूरा प्रीमियम डैशबोर्ड जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा, है ना। तो आप प्रीमियम डैशबोर्ड को कंप्लीट करके उसको करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ है उनका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, है ना। तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, बट ऐसा है कि उनके लिए ये है कि मॉक पहले जो है आप ढंग से कर लो, है ना। चलो ठीक है, तो अगर इस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं तो ग्रीस जो है इसको होस्ट किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन केरला। तो इसमें से कौन सा ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हमारा केरला में लोकेटेड है। मैंने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में
बताया था। बट अभी जो आपका सुपर लेक्चर जब आएगा ना, सुपर मैराथन टाइप, जो कि आपका पेड वालों का है ना, तो वहाँ पर जो है ना आप देखेंगे मैं वहाँ पर मैक्सिमम जो है 4 से 5 बताऊँगा, उस 4 से 5 से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एंड साथ ही साथ जो भी स्कीम एंड प्रोजेक्ट इतने सारे कराए हैं उन सब में से भी जो है 4 से 5 आपको मिलेगा। इतने सारे अपॉइंटमेंट को हम लोगों ने देखा, उसमें से भी आपको 4 से 5 मिलेगा। उसी तरीके से जो है बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, उस आर्टिकल के अंदर में से अगर हम देखें तो 4 से 5 आर्टिकल मैं दूंगा। इस तरीके से मैक्सिमम जो है किसी भी टॉपिक से आपका 10 जो है वन लाइनर टाइप में, MCQ टाइप में देखने को मिलेगा। बट वो डैम श्योर कि आपका वहाँ से जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में बनेगा। चलो ठीक है, इतना जो भी हम लोगों ने किया इसमें से भी आपका शॉर्ट हो जाएगा वो, है ना। चलो ठीक है, तो पेड में आप लोग एक बार कोशिश करना कि प्रीमियम डैशबोर्ड ई बुक वगैरह जो भी है आप उसको कंप्लीट कर लेना। चलो ठीक है, वालेकुम सलाम। क्या है, हेलो सर प्लीज़ 200 में मॉक टेस्ट दे दीजिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? सबको तुम 100 रुपये वापस कर दो, जितने बच्चे ज्वाइन हुए मैं तुमको 200 में दे दूँगा। चलो ठीक है, वालेकुम सलाम एवरीवन। चलो ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट करो, जितने भी लोग यहाँ पर लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ जो है आप लोग चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट किया कीजिए, वरना मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। चलिए ठीक है, तो ये जो है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लोकेटेड है केरला में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कारिमपूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारा केरला में लोकेटेड है और ये रिसेंटली न्यूज़ में था, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फॉर राइनडिया सिल्क, है ना। तो राइनडिया सिल्क जो है उसके लिए GI टैग कौन से स्टेट को मिला है ये आपको बताना है। आसाम है, मिजोरम है, मेघालय है या सिक्किम है, जल्दी बताइए। GI टैग जो कि राइनडिया सिल्क के लिए दिया गया, आसाम को, मिजोरम को या मेघालय को या सिक्किम को, किसको दिया गया? तो मेघालय को जो है इसके लिए जो है GI टैग दिया गया। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, रामगढ़ लेक रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज ए रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो रामगढ़ लेक जो कि रिसेंटली रामसर साइट में ऐड किया गया है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपके एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना। जितने भी रामसर साइट के अंदर में जो भी ऐड हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये राजस्थान से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, या मध्य प्रदेश या गुजरात से रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको आंसर करना पड़ेगा और इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसी तरीके से जो है आपके पास में 10 मॉक टेस्ट यानी 10 × 100 करेंगे तो आपके पास में 1000 MCQ होगा, है ना। उस 1000 MCQ के साथ साथ जो है आप अपना मॉक एनालिसिस जो है अगर पूरे 10 मॉक का करते हैं तो इसमें से कई सारी चीज़ें ऐसे भी होंगी जिसको आप चैलेंज करने के लेवल पे हो जाएंगे। तब आप समझिएगा कि आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन अच्छा है। तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं 9891460883। ये सिंपल सा नंबर है, 2 स्टेप प्रोसेस, जिसके बाद में आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है। इस 10 मॉक टेस्ट के लिए आपको 300 रुपया चार्ज भी किया जाता है ना। तो ये 300 रुपया आप सिंपल 2 स्टेप में नेम और ईमेल अपना सेंड करेंगे विद पेमेंट स्क्रीनशॉट, जो कि आपको डिटेल इसी नंबर पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सिंपल आपको मॉक लिख के टाइप करके इसके व्हाट्सएप पे आपको भेजना है। इस नंबर पर आपको जो है 2 से 5 मिनट के अंदर में जो है आपका मॉक टेस्ट आपके मेल पे चला जाएगा। चलिए ठीक है, बाकी कई सारे लोग जो है ट्राई करते हैं एक ज्वाइन करके 10 लोगों को एक्सेस देने का, कोई दिक्कत नहीं है, उनके ऊपर एक्शन भी हो गया हुआ है अच्छे खासे लेवल पे, है ना। तो ये सब आप लोगों को बदमाशी वाला काम मत करना है ना, जितने भी लोग करते हैं वो पूरा जो है डेटा अपने पास में आ जाता है ना, तो ये सब ट्राई मत करना आप लोग। चलो ठीक है, रामगढ़ लेक जो कि रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज ए रामसर साइट, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? राजस्थान, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज रिसेंटली हाईलाइटेड फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स रन थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पर कई सारे पॉइंट है जिससे आप इस माउंटेन रेंज के बारे में आप पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज जो कि हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हो, है ना। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो कि हमारा इंडिया है उसमें हमारा कौन सा माउंटेन रेंज देखने को मिलता है? विंध्य रेंज या सतपुरा रेंज या अरावली रेंज या वेस्टर्न घाट? अब जल्दी बताइए, अगर इतना बेसिक नॉलेज ज्योग्राफी का अगर आपका नहीं है तो आप इस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, है ना। चलो ठीक है, तो अरावली रेंज जो कि हमारा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भी माना जाता है ना, तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो कि हमारा इंडिया का माना जाता है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर, तो गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक है, जो कि ऑलरेडी तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अप्रैल 2025। तो बेसिकली कौन सा कंट्री को जो है प्रेसिडेंसी दिया है यूएनसी का अप्रैल 2025 के लिए? तो ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का बात हो रहा है, तो वहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में 5 परमानेंट और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होता है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंसी जो है ये परमानेंट मेंबर जो होता है उनके पास में होता है। तो अब इसमें से देखो चाइना, रशिया, फ्रांस, अर्जेंटीना, कौन सा है जो कि मतलब परमानेंट मेंबर के अंदर में आता है? तो इसमें जो है ना चाइना के पास में 2025 का जो है यूएनएससी की प्रेसिडेंसी थी। चलिए ठीक है, अगला जो है हमारे पास में क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो विच कंट्री वाज री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म ओवर इट्स ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। तो बताइए कौन सा ऐसा कंट्री जिसको री इलेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट काउंसिल में डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म, तो उसको जो है क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था ह्यूमन राइट रिकॉर्ड को लेकर, है ना। तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पर कौन सा ऐसा कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड जो है ब्रेक किए जाते हैं, जल्दी बताइए। शबाना खान सर, क्या ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी है? बिल्कुल शबाना खान। चलिए ठीक है, तो ईरान होगा या सऊदी अरबिया होगा, चाइना होगा या नॉर्थ कोरिया होगा, तो सी जो कि चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन जो है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO होस्टेड ए मिनी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO होस्टेड ए मिनी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। जिनेवा होगा, नैरोबी होगा, अबू धाबी होगा या सिंगापुर होगा, जल्दी बताइए। WTO जो कि मिनी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये हमारा कौन सा सिटी होस्ट कर रहा था, कहाँ पर हेड कराया गया इसको? जिनेवा, नैरोबी, अबू धाबी या सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अफ्रीकन कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंट ब्रिक्स प्लस। तो अफ्रीकन कंट्री पूछ रहा आपसे, है ना। तो अफ्रीकन कंट्री जो है अगर आप लोग देखेंगे कौन सा अफ्रीकन कंट्री जो कि रिसेंटली जो है ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, तो ये ब्रिक्स प्लस जो है आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अभी आप देखना कि इसका मैंने आई थिंक पेड वालों का जो लेक्चर है ना वहाँ पर मेंशन किया है। तो विच अफ्रीकन कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंट ब्रिक्स प्लस। तो अप्रैल 2025 में नाइजीरिया किया था, केनिया किया था, अल्जीरिया या घाना, किसने किया है? ये सिंपल सा क्वेश्चन जो कि इसका करेक्ट आंसर आपका नाइजीरिया हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या, व्हाट मेजर ग्लोबल रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC जो है इसमें से कौन सा ग्लोबल रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है? तो IPCC के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि IPCC जो है इसमें से कौन सा ग्लोबल रिपोर्ट जो कि पब्लिश करता है, बताइए। व्हाट मेजर ग्लोबल रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। सिक्स्थ असेसमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियन एंड क्रायोस्फीयर या ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट या स्पेशल रिपोर्ट ऑन नेट जीरो टेक्नोलॉजीज। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका IPCC अगर देखेंगे आप लोग तो सिक्स्थ असेसमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट जो कि ये रिलीज़ करता है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैप्री सिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो कैप्री सिटी ये बताइए ये कहाँ पर न्यूज़ में था, है ना। कैप्री सिटी पूछ रहा है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है ना। तो इराक में है, फ्रांस में है, इटली में है या रशिया में, कहाँ पर जो है ये लोकेटेड है, बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इटली में जो है ये देखने को मिलता है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है, हु एज्यूम्ड द रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट इन अप्रैल 2025। तो अभी जो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट के बारे में बात हो रहा है जो कि अप्रैल 2025 में बनाया गया। जस्टिस हरीश टंडन या जस्टिस BR गवई या जस्टिस संजय कुमार मिश्रा या जस्टिस अशोक सिंह ठाकुर, किसको जो है उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया गया है ना। ये बताना है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है। चलिए ठीक है, ABCD। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जस्टिस हरीश टंडन, जो कि अशोक सिंह वाले कौन है भाई यहाँ पर, अशोक सिंह वाले कौन है, अशोक सिंह, जस्टिस अशोक सिंह ठाकुर, जस्टिस हरीश टंडन, उजैर खान, जस्टिस BR गवई। आप लोग तुक्केबाजी करो, ठीक है। विच डे इज ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 22 एनुअली टू प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो हम लोगों को पता है कि अप्रैल 22 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी बताइए। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, या वर्ल्ड नेचर डे सेलिब्रेट करते हैं, या ग्रीन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अर्थ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, विच डे सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 21 ऑनर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। तो हम लोग बेसिकली जो है सिविल सर्वेंट्स के अगर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अगर उसको कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करेंगे ना। तो 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 2025 नेशनल फिल्म अवार्ड। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो कि 2025 के नेशनल फिल्म अवार्ड में जीता है, तो रणवीर कपूर ने, आयुष्मान खुराना ने, विक्की कौशल ने, राजकुमार राव ने। ये कई जगह पे ना आपको 2024 का अवार्ड जो कि 2025 के नाम से भी देखने को मिलेगा, है ना। तो इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो रिसेंट वाला जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड जो कि अभी नेशनल फिल्म अवार्ड में किसने जीता है, तो रणवीर कपूर को मिला, आयुष्मान खुराना को, या विक्की कौशल को, या राजकुमार राव को, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D राजकुमार राव, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, है ना। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो कि इसके बारे में आपसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी बताइए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट कौन से इंडियन स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है? गुजरात ने किया था, तमिलनाडु ने किया था, राजस्थान ने किया था, या महाराष्ट्र ने किया था, किसने किया था, बताइए, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है,
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान, जो कि हम लोग देखते हैं जहाँ पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो कि फर्स्ट स्टेट इंडिया में बना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, है ना। तो लास्ट टाइम ना नेशनल, है ना, नेशनल मल्टी डायमेंशन, हाँ ऐसे कुछ था, एक मल्टी डायमेंशन क्या था वो क्वेश्चन जो कि बना हुआ था, जो कि नीति आयोग जो है ना रिलीज़ करता है। एक तो वो आपका करता है, कौन करता है, वीपो करता है आई थिंक, है ना, WEF करता है। उसी पैटर्न पे जो है नीति आयोग जो है लास्ट ईयर किया था, वो मैं भूल रहा हूँ, है ना, जो कि आपके 2005 में क्वेश्चन बनाता है। तो उसी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, है ना, तो PAI, है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको इस तरीके से PAI देखने को मिलता है तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया था, तो ये नीति आयोग ने ही किया था। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज किया था, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किया था, या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने किया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ में किया, बट नीति आयोग ने रिलीज़ किया। चलो ठीक है, एडवांसमेंट के बारे में पूछ रहा है ना, तो फिस्कल के बारे में पूछ रहा है ना, तो फिस्कल स्टेट जो कि आपका फाइनेंशियल इंडेक्स जो है उसके बारे में, पंचायत इंडेक्स के फाइनेंशियल इंडेक्स के बारे में आपसे नहीं पूछ रहा है। चलो ठीक है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD पॉलिसी अंडर रिव्यू रिसेंटली पर्टेन्स टू विच सेक्टर, तो ये क्वेश्चन आप हटाओ, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। हु इज़ द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया, है ना, तो करंट जो है आपसे पूछ रहा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारा कौन होगा, JS जयशंकर, या अजीत डोभाल, या राजनाथ सिंह, या अमित शाह, कौन जो कि हमारे अभी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, है ना, तो NSA अभी हमारे करंट में कौन है, जल्दी बताइए, अजीत डोभाल जी है, राजनाथ सिंह जी है, या अमित शाह जी है, जल्दी बताइए। आप लोग चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिए ताकि मुझे पता चले, एक बार मैं देखूँ। चलो ठीक है, आप लोग यहाँ पर बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। करंट में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, NSA क्या है, ये सब डेटा जो कि आपका करंट में चेक भी करना पड़ता है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है, व्हाट इज़ चंद्रयान 4, है ना, तो चंद्रयान 4 हमारा ये क्या है, इंडिया का मार्स मिशन है, इसरो का अपकमिंग लूनर सैंपल्स रिटर्न मिशन है, ए न्यू डिफेंस सैटेलाइट है, इंडिया और US का ज्वाइंट स्पेस मिशन है, क्या है, जल्दी बताइए। चंद्रयान 4 ये क्या है ना, व्हाट इज़ चंद्रयान 4, तो इंडिया का मार्स मिशन है, इसरो का अपकमिंग लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, ए न्यू डिफेंस सैटेलाइट है, इंडिया और US का ज्वाइंट स्पेस मिशन है, क्या है ये, जल्दी बताइए। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसरो अपकमिंग लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ बजट 2025, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बजट 2025 का थीम क्या था, मेक इन इंडिया था, रूरल डेवलपमेंट, AI एंड ग्रीन इकोनॉमी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्या था बताइए। यहाँ पर जो है ना कई सारे सेक्टर डिवाइड किए गए हैं ना, जल्दी बताइए। तो बजट 2025 का थीम क्या था, तो मेक इन इंडिया था, रूरल डेवलपमेंट था, AI एंड ग्रीन इकोनॉमी था, जल्दी बताइए आप लोग। इस साल के बजट का थीम क्या था, 2025 के बजट का थीम क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको रिप्लाई करना है कि बजट का थीम क्या है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, AI एंड ग्रीन इकोनॉमी। तो मोस्टली जो है ग्रीन इकोनॉमी में हमारा फोकस हो रहा था, है ना। तो ग्रीन इकोनॉमी आप लोगों को पता है, खेती बाड़ी हो गया, और उसके अलावा पेड़ पौधा, इन सारी चीज़ों को, तो इससे हमारा कई सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, कि हमारा डेवलपमेंट तो हो बट उसके साथ साथ जो है हम लोग इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें। तो ये सी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर इज़ इंडिया फर्स्ट AI स्कूल लोकेटेड, तो इंडिया का देखो यहाँ पर फर्स्ट इंडिया वाला ना 10 से 5 क्वेश्चन आएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इंडिया का फर्स्ट AI स्कूल जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपके इंडियन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडिया का फर्स्ट AI स्कूल कहाँ पर लोकेटेड है, बेंगलुरु, दिल्ली, या तिरुवनंतपुरम, या पुणे। वेयर इज इंडिया फर्स्ट AI स्कूल, तो ये कहाँ पर हमारा लोकेटेड है, सी तिरुवनंतपुरम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बेंगलुरु जो लोग कह रहे हैं गलत है ना, तो ये है हमारा सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। विच विलेज इज़ इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, है ना, तो इंडिया का पहला ऐसा कौन सा विलेज है जो कि फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज माना जाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेवा होगा, मोढेरा होगा, धोलेरा होगा, या पलिटाना होगा, है ना। तो बताइए कि वो आपका कौन सा ऐसा विलेज है जो कि फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज माना जाएगा, है ना, इंडिया का। तो इसमें जो है जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। थोड़ा सा लंबा सेशन जाएगा, बट यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश सबके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टाइम देना पड़ेगा ऑब्वियसली। आप लोग अगर एक्टिव 10 दिन 15 दिन पहले हो रहे हैं तो मतलब इतना इजी भी नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आप समझ के चल रहे हैं। तो विलेज जो है इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज किसको माना जाएगा,
मोदेरा विलेज, जो कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई द राफेल फाइटर टू जेट इन इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नहीं है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी आपसे पूछ रहा है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एएमयू का बीएलएलबी का आज पेपर हुआ, एएमयू की बीएलएलबी में जो एक क्वेश्चन बना हुआ था जिसका कुछ लेना देना भी नहीं था, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना। तो वो आपसे क्वेश्चन अगर इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी लोकेटेड कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको रिप्लाई करना है। चलो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी केरला, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट ड्रोन स्कूल लोकेटेड, है ना। तो इंडिया का फर्स्ट ड्रोन स्कूल कहाँ पर लोकेटेड है, कल मैं एमयू वाला पेपर भी एनालिसिस कर दूंगा, है ना। और मोस्टली वहाँ पर जो कि आपका 61 to 100 क्वेश्चन है ना, जो कि पूरा का पूरा जीके जीएस से रिलेटेड होता है आपका, वहाँ पर जो है पूरे क्वेश्चन जो है पढ़ाए हुए थे, पेड कोर्स से था, है ना। तो वहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन आपका उसी तरीके से पूछा गया हुआ था, ठीक है। वहाँ पर मोस्टली केसेस वगैरह, है ना, जो पॉलिटी वाला सेक्शन होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था मोस्टली, है ना। तो वो क्वेश्चन था पूरा अपने वहाँ पर कवर था। तो हमारा करंट अफेयर, अच्छा वहाँ पर ये मत रहना कि पॉलिटी से क्वेश्चन था तो इंडियन पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया हो गया, बिल्कुल नहीं। करंट ओरिएंटेड जो पॉलिटी था ना, जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से कोई केस आ गया, जैसे कोई एक्ट आ गया, कोई अमेंडमेंट आ गया, वो था पूरा, है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, वो तरीका होता है पढ़ने का। तो इंडिया का फर्स्ट सोलर ड्रोन स्कूल लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये जो है सी ग्वालियर, जो कि वहाँ पर हमें फर्स्ट ड्रोन स्कूल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एआई जनरेटेड न्यूज़ एंकर। तो अभी देखो कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल एआई जनरेटेड न्यूज़ एंकर कौन था, तो उसका नाम भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो है आपसे पूछ रहा है कि नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट एआई जनरेटेड न्यूज़ एंकर, आयरा, प्रिया, लीसा, तार। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लीसा, जो कि सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट कंट्री पूछ रहा है, अगर इसमें से देखोगे तो इस कंट्री के हिसाब से जो कि पहला कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने एक एडिटोरियल कवर किया था कलर रेवोल्यूशन, है ना। तो वहाँ पर कलर रेवोल्यूशन का जो है ना पूरा का पूरा इन सब चीज़ों से रिलेटेड था, है ना। चलो ठीक है, तो बताओ इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नीदरलैंड, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू रीच मार्स ऑर्बिट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बताइए कौन सा ऐसा कंट्री है दुनिया भर में पहला ऐसा कंट्री जो कि मतलब मार्स पे पहुंचा, और वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे पहुंचा। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, बट इससे पहले भी कंट्री कर चुका है, बट ट्राई किया कई बार, उसमें फेल हुए, फिर उसके बाद में वो पहुंचा। लेकिन इंडिया ऐसा है जो कि अपने फर्स्ट जो है ट्राई किया और मतलब उसी में पहुंच गए हम, है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है हम पहुंचे भी और मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहुंच गया, तो इसका जो है इंडिया करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। तो वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कहाँ पर लोकेटेड है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्वे में, कनाडा में, रशिया में, साउथ कोरिया में, है ना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर रशिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माहिर पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पर्पस क्या था माहिर पोर्टल का, जो कि लॉन्च किया गया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। टैक्स फिल्म सपोर्ट था, क्लीन एनर्जी रिसर्च कोलैबोरेशन था, स्किल डेवलपमेंट फॉर फार्मर्स था, एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क था। क्या है जल्दी बताइए, माहिर पोर्टल का पर्पस क्या था, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, तो इसका पर्पस जो था मेनली क्या था, क्लीन एनर्जी रिसर्च कोलैबोरेशन, जो कि इसका माहिर पोर्टल का एक तरीके से मेन पर्पस था। विच ऐप इनेबल एआई पावर्ड रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन इन इंडिया। ये भी एआई पावर से जो है ना रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आपका क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम चिप से रिलेटेड बताया मैंने, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड जो है इस बार आपका टेक्स्ट से जो क्वेश्चन बनेगा वही जो है टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम में, है ना, बीएलएलबी में भी, बी ऑनर्स पॉल साइंस, ज्योग्राफी में भी। ठीक है, तो विच ऐप इनेबल एआई पावर्ड रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन इंडिया में, तो वानी है, भाषिनी है, वार्ता है, बोल इंडिया। तो भाषिनी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वामित्व पोर्टल इज
रिलेटेड टू। तो स्वामित्व पोर्टल जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको बताना है ना। तो स्वामित्व पोर्टल जो कि हमारा वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, लैंड डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड है, रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड मैपिंग से रिलेटेड है, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। किस से रिलेटेड स्वामित्व पोर्टल है हमारा ये आपको बताना है ना। साथ ही साथ स्वामित्व पोर्टल कब लॉन्च हुआ था, हम लोगों ने जो 10 दिन का जो अपना कोर्स किया था उसमें मैंने स्वामित्व पोर्टल के बारे में भी कई सारे MCQ कवर कराए थे। अगर आप लोगों में से यहाँ पर कोई भी नए हो और आप लोगों ने अगर 10 दिन वाला सीरीज़ नहीं देखा तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और साथ ही साथ जो है मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। तो मॉक टेस्ट जो है ना आपके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा 10 मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आपका 4 से 5 में बेस तैयार करेंगे और 5 से 10 ऐसा होगा जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में ख्याल रखते हुए बनाया जाएगा ना। तो उस तरीके से जो होगा सभी एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही होता है, बट वहाँ पर बेस मजबूत करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ट्रेडिशनल वे में MCQ करके आ जाते हैं तो वो तरीका गलत होता है। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाना। मॉक टेस्ट के लिए 300 रुपये भी आपको चार्ज पे करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, कुछ एक मॉक के लिए 30 रुपये है ना, 100 क्वेश्चन के लिए 30 रुपये आप पे कर सकते हो है ना। साथ ही साथ जो है आपको गाइडेंस मिल जाता है प्रॉपर, क्या अगर किसी चीज़ का रिवीजन करना है, कुछ करना है, बुक में लगे हुए हो आप तो किस बुक को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड पूरा गाइडेंस वगैरह भी आपको प्रॉपर मिल जाता है ना। चलो ठीक है, सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। अगर इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा तो व्हाट्सअप करने के बाद में सिंपली आपको मॉक टाइप करके भेजना है। मॉक टाइप करके भेजिएगा, उसके बाद में जो है आपको डिटेल प्रोवाइड कराया जाएगा, नेम, ईमेल और उसके अलावा पेमेंट स्क्रीन जैसे ही आप शेयर करेंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर में आपके पास में मेल पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, तो डेली बेसिस पे जो है एक्सेस पॉइंट होता है, ऐसा नहीं कि 50 लोगों को 60 लोगों को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, स्वामित्व पोर्टल जो है रिलेटेड है किस चीज़ से रिलेटेड, हमारा सी रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड मैपिंग से रिलेटेड है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज LLM है ना। तो LLM स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो कि एब्रीविएशन से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है ना। तो मैंने यहाँ पर जो है 5 से 10 एब्रीविएशन से रिलेटेड आपका यहाँ पर MCQ बनाया है, तो उसको ध्यान में रखना। तो क्या होगा LLM स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लिमिटेड लैंग्वेज मोड होगा या लीगल लैंग्वेज मॉडल होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा या लिंग्विस्टिक लर्निंग मशीन होगा। क्या होगा इसका फुल फॉर्म जल्दी बताइए। तो सी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है FSD ए टर्म यूज बाय टेस्ला स्टैंड फॉर। तो जो है ना FSD जो कि ये टर्म जो है टेस्ला ने यूज़ किया था, तो अब इसलिए आपको पता है कि दुनिया भर के न्यूज़ चैनल में इसको चलना ही था है ना। तो FSD जो है एक टर्म था, यूज़ किया गया हुआ था बाई टेस्ला। तो ये इसका मतलब क्या होगा, फुल फॉर्म क्या है बताइए। फास्ट स्पीड ड्राइव, फुल स्पीड डाटा या फुल सेल्फ ड्राइविंग, फॉरवर्ड सिस्टम ड्राइविंग। तो आपको पता है कि सेल्फ ड्राइविंग जो कि टेस्ला का एकदम एक तरीके से ये पूरा सेल्फ ड्राइविंग पे इनका बेसिकली वर्क है और उससे रिलेटेड ही आपको देखने को मिलता है ना। चलिए ठीक है, तो इसका पहला आई थिंक स्टोर जो कि मुंबई में है ना, तो शोरूम जो कि इसका पहला जो है मुंबई में इंडिया में देखने को मिला है। सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन जो है ESG स्टैंड फॉर है ना। तो ESG भी हमारा अभी क्या हुआ कि इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उससे पहले हमारा बजट आया है ना। तो इन सब के वजह से ESG जो कि हमारा जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। एनर्जी सेफ्टी एंड ग्रोथ होगा ESG का फुल फॉर्म। इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ होगा। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी ग्रुप होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताइए। ESG का फुल फॉर्म क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। सभी के सभी जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार तो आपको लाइक करना और दूसरी चीज़ एक एक चीज़ बार बार बताना पड़ता है कि आप लोग रिएक्ट किया करो, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है कि कोई ज्वाइन है ना। तो आप लोग ये बार बार मुझे ये पता चलते रहना चाहिए कि यहाँ पर भी लोग हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस है ना। तो इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस जो कि ESG स्टैंड फॉर होता है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है CBDC है ना। तो CBDC भी न्यूज़ में था क्योंकि हम लोगों ने ये करेंसी जो है डिजिटल करेंसी को इशू किया था। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। प्राइवेट बैंक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या सेंट्रल बैंक या क्रिप्टो करेंसी बैंक। तो CBDC जो कि एक डिजिटल करेंसी है, किसने इशू किया था ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। CBDC इज ए डिजिटल करेंसी इशूड बाय। जल्दी बताइए, CBDC इज़ ए डिजिटल करेंसी इशूड बाय। तो बताइए CBDC का डिजिटल करेंसी किसने इशू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ने CBDC को रिलीज़ किया था। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, द नमस्ते स्कीम इज एसोसिएटेड विद। तो नमस्ते स्कीम जो है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है आपको बताना है। टूरिज्म से रिलेटेड था, रिवर क्लीनिंग से रिलेटेड था या मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम था या स्किल डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा। क्या था नमस्ते स्कीम, किससे एसोसिएटेड था जल्दी बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन में, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास में 150 प्लस क्वेश्चन है ना। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए। अगर चैट बॉक्स में जैसे जैसे आपका यहाँ पर जो है रिएक्शन और चैट बॉक्स में अगर जो है पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उससे इजी होगा हमारे लिए कि जल्दी जल्दी बढ़ते रहना है। चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है ना। तो इसका जो है नमस्ते स्कीम का ये हमारा मतलब इससे एसोसिएटेड था। व्हाट इज द न्यू AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर एजुकेशन।
तो हम लोगों ने क्या किया, एक नया AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस चीज़ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। उसका नाम क्या है, AI पाथ है या ज्ञान सेतु है या PM ई विद्या है या भारतीय AI है, क्या है उसका नाम जल्दी बताइए। जो कि AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया हुआ था गवर्नमेंट के जरिए एजुकेशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय AI, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, द वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी वाज हेडेड बाय। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो कि कमेटी किसने हेड किया था, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, रामनाथ कोविंद, अमित शाह। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है कि रामनाथ कोविंद जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ना, तो NRF है ना, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF जो है सेटअप अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये जो है ना अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो कि NRF वर्क करता है। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, कन्फर्ड द भारत रत्न इन 2024 पोस्टमसली। तो आपको पता है कि मरणोपरांत भारत रत्न 2024 का किसको दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, MS स्वामीनाथन को, सुषमा स्वराज को, लता मंगेशकर को। तो आपको भी पता है कि MS स्वामीनाथन जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं ना जो पेड वाला लेक्चर है ना उसमें 4 से 5 पर्सनालिटी बताऊंगा, जिससे आपका हिस्टोरिकल, जिससे आपका पॉलिटिकल है ना, और आपका जो है ज्योग्राफिकल है ना, वो पूरा का पूरा कवर होगा और वहाँ से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन जो है तुम्हारे मॉक में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड वाले को देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट वाले को भी देखने को मिलेगा। इस तरीके का MCQ जब तुम्हारा मॉक टेस्ट होगा तो उसमें भी अभी जो 4 मॉक टेस्ट बचा हुआ है उसमें भी आपको जो है इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरीके का इन द सेंस कि जो मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 पॉइंट दूंगा पेड वालों को लेक्चर में, उस तरीके के उस बेसिस पे आपका MCQ भी बनेगा। चलिए ठीक है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ PM सूर्योदय योजना 2024। तो PM सूर्योदय योजना जो कि 2024 में लॉन्च किया गया, इसका टारगेट क्या था है ना, तो ये बताना 24/7 इलेक्ट्रिसिटी विलेजेस में देना, इलेक्ट्रिक व्हीकल इन रूरल एरियाज, या रूफटॉप सोलर पैनल्स बनाना था 1 करोड़ हाउस होल्ड में, या LED लाइट्स देना था ऑल सिटीज़ में। तो सिटी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूफटॉप जो कि सोलर पैनल देना था लगभग 1 करोड़ घरों पे है ना, तो 1 CR हाउस होल्ड को क्या करना था, रूफटॉप सोलर पैनल प्रोवाइड करना था। ठीक है, विच रीजन विटनेस एस्केलेटेड इजरायली ऑपरेशन इन अर्ली 2025। तो बेसिकली कौन सा रीजन जो कि इजरायली ऑपरेशन की वजह से जो है एस्केलेटेड हुआ है, ये आपको बताना है। वेस्ट बैंक, लेबनान, गाजा स्ट्रिप, गोलान हाइट। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ से तो क्वेश्चन आपका बना ही हुआ है ऑलरेडी है ना, ये क्वेश्चन नहीं बना है बट इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है। तो गाजा स्ट्रिप जो कि मैंने आपको अभी रिसेंट में ही पढ़ाया था है ना, तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। COP28 विच इन्फ्लुएंस 2025 क्लाइमेट एजेंडाज वाज हेल्ड। तो जो कि COP28 जो हुआ है इन्फ्लुएंस किया 2025 का किस चीज़ को, क्लाइमेट जो भी एजेंडा था हमारा उसको। तो ये कहाँ पर हुआ है, UK, इजिप्ट, UAE या इंडिया, कहाँ पर हेल्ड हुआ है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। आप लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर चैट बॉक्स में तो हमारे लिए इजी होगा है ना, और आपके लिए भी ये होगा कि आपका टाइम बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C UAE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज़ पुशिंग फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन। तो इंडिया जो है किस चीज़ के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप के लिए बात हो रही थी। कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जो है अगर हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए तो कई सारे कंट्री ने हमें इसमें सपोर्ट भी किया और कई सारे कंट्री ने किया भी नहीं, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री लॉन्च द डिजिटल सिल्क रोड इनिशिएटिव है ना। तो ये कौन से कंट्री ने लॉन्च किया था डिजिटल सिल्क रोड इनिशिएटिव है ना। तो सिल्क रोड इनिशिएटिव जो है जापान कर सकता है, चाइना कर सकता है, या साउथ कोरिया कर सकता है, या UAE कर सकता है। कौन कर सकता है ये आपको बताना है। तो आपको भी पता है कि डिजिटल सिल्क रूट हो या हमारा सिल्क रूट हो या एंसेंट सिल्क रूट हो, ये जो है बेसिकली चाइना से रिलेटेड ही है ना। तो B इसका, या बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ना, तो PRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ना, तो इनिशिएटिव BRI है ना, तो BRI भी अगर आपको देखने को मिले तो भी इसका कनेक्शन चाइना से ही है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नाटो कंडक्टेड इट्स लार्ज जॉइंट मिलिट्री ड्रिल इन 2025 नेम। तो जो नाटो अपना लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है 2025 में, उसका नाम क्या है, ऑपरेशन ट्राइडेंट या स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर या कोल्ड रिस्पॉन्स हीरोशेल। तो यहाँ पर दोनों का कुछ लेना देना नहीं है, ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड डिफेंडर। तो डिफेंडर के बारे में मैंने पढ़ाया भी हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन है ना। तो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है ये आपको बताना है। चार्ल्स माइकल होंगे, उर्सुला होंगे, या ओलाफ होगा, या क्रिस्टाइन, कौन होंगे जल्दी बताइए। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट आपसे पूछा जा रहा है ना, तो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, जल्दी बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, B उर्सुला, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन 2025 आफ्टर जेसिंडा आर्डर्न। तो बताइए, जेसिंडा आर्डर्न जो कि पहली प्राइम मिनिस्टर थी, बट यहाँ पर फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जेसिंडा आर्डर्न जो कि पहली थी लेकिन उसका भी पूरा मतलब एक तरीके से इलेक्टेड नहीं होकर आई थी। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड 2025 में बनी, तो जूडिथ कॉलिंस बनी थी, या स्वॉर्डब्रिक, या विलिस, या हाना।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनेगा, एग्जाम पूछेगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2025 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन। तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हुआ है ये किस पे फोकस किया गया हुआ था आपको बताना है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन चाइना ताइवान टेंशन पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे, एआई इन वारफेयर एंड साइबर थ्रेट। तो हमें पता है कि एआई इन वारफेयर एंड साइबर थ्रेट जो कि इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है, विच कंट्री अनवील इट्स ऑन एआई चैटबॉट नेम स्काईमाइंड है। तो स्काईमाइंड कौन से कंट्री ने लॉन्च किया था, जल्दी बताइए। किसने अनवील किया था, जापान ने किया था, यूके ने किया था, चाइना ने किया था, सिंगापुर ने किया था, जल्दी बताइए। जापान, यूके, चाइना, सिंगापुर, कौन से कंट्री ने किया था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। विच कंट्री अनवील इट्स ऑन एआई चैट बोट नेम स्काईमाइंड, जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चाइना ने किया था। अगला क्वेश्चन जो है द अफ्रीकन कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। हम लोगों ने यूरोपियन कॉरिडोर पढ़ लिया है ना, मिडिल ईस्ट वाला पढ़ लिया, सब पे क्वेश्चन भी आएगा। तो AFCFTA है ना, तो ये पूछ रहा है एक्सपेंडेड इन 2025 टू इंक्लूड, क्या क्या उसमें इंक्लूड है। तो याद रखना है कि ये जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जो है उसमें 55 के 55 अफ्रीकन यूनियन नेशन जो है ना पूरे का पूरे जो है इसमें एडेड है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो AFCFTA के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें 55 के 55 यानी 55 अफ्रीकन यूनियन नेशन जो कि इसमें है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नासा साइंड ए लूनर कॉपरेशन पैक्ट विथ विच स्पेस एजेंसी। तो नासा ने अपना लूनर कॉपरेशन पैक्ट जो है कौन से स्पेस एजेंसी के साथ में किया है। ऑलरेडी जक्सा से क्वेश्चन ESA एंड जक्सा ये दोनों जो है आपके ऑप्शन में एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये याद रखना, जक्सा होगा इसका करेक्ट आंसर, या इसरो होगा, CNSA होगा चाइना वाला, या यूरोप वाला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे कंट्री के साथ में इसरो के साथ में जो है इसका होगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हेल्ड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन ओवर ए डिकेड। तो इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री जो कि फर्स्ट टाइम वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ है ओवर ए डिकेड, कई मतलब एक दशक के बाद में। तो म्यांमार में हुआ है, लीबिया में हुआ है, बेलारूस में हुआ है, सीरिया में हुआ है। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में इसमें से चारों कंट्री बताइए रिसेंट में कहाँ पर इलेक्शन देखने को मिला, जल्दी बताइए। तो हमें पता है लीबिया जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच लीडर वाज री इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। तो बताइए, रिसेप तैयब अर्दोगान, आपको बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द 2025 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कनाडा, है ना। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो कि कनाडा में हुआ है, ये भी एक पॉइंट है तुम्हारे लिए याद रखने के लिए। मेन फोकस आपसे पूछ रहा है ओशन एसिडिफिकेशन था, 30x30 कंजर्वेशन प्लेस था, या आर्टिक मेल्टिंग था, या डिसर्टिफिकेशन कंट्रोल करना था, है ना। तो ये भी नहीं होगा, आर्टिक मेल्टिंग इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर प्लेस जो है कंजर्वेशन जो कि इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो ठीक है, एक बार चैट बॉक्स देख लो कितने भी लोग हो यहाँ पर, सब लोग पार्टिसिपेट करो। अच्छा, अलीना, संतोष सर, एनी टिप्स एग्ज़ाम लास्ट टाइम प्रिपरेशन, पढ़ाई कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगा लीजिए। और कासिफ अख्तर, हम्माद भाई वीडियोस प्राइवेट मत करना, हम गरीबों का भला हो जाए। बिल्कुल, ये गरीबों का ये भला ही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंटरनेशनल, मुझे कुछ नहीं पता ये कब हो जाएगा प्राइवेट, मुझे कुछ नहीं पता होता है ना, मुझे बताया जाता है जैसे, बस वही करता हूँ। विच इंटरनेशनल अलायंस लॉन्च द ब्लू इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो ब्लू इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन से इंटरनेशनल अलायंस ने इसको लॉन्च किया है ब्लू इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये मुझे लग रहा है इस साल पूछेगा, क्योंकि तुम्हारा जो है EMC EFTA ऑलरेडी इससे क्वेश्चन बन चुका है। तो ये ब्लू इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एशियान, यूरोपियन यूनियन, क्वाड या अफ्रीकन यूनियन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है ना। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सी क्वाड जो कि इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट AI ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन। तो बेसिकली जो है मतलब कौन सा ऐसा कंट्री जो कि फर्स्ट AI ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन जो कि बनाया है, एस्टोनिया ने, बढ़िया किया है, ये बढ़िया है, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, चिली ने, कौन से कंट्री ने किया ये बताना है आपको। चलो ठीक है, तो आइसलैंड जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लॉन्च ए 2025 इनिशिएटिव कॉल्ड टेक फॉर पीस। ये भी याद रखना, टेक फॉर पीस किसने लॉन्च किया, UNDP ने, यूनेस्को ने, वर्ल्ड बैंक ने, NATO ने, किसने किया है ये आपको बताना है। टेक फॉर पीस, जल्दी बताइए किसने किया है। दिमाग हिल रहा होगा, टेंशन मत लेना, अभी भी टाइम है 10 से 15 दिन, अभी तुम्हारे पास में लगभग आज 20 है, तो यहाँ से 10 और 4 है ना, तो तुम्हारे पास में लगभग 14 डे है। अच्छा खासा तुम कर सकते हो ना इसमें, अगर 10 का 10 मॉक टेस्ट भी ढंग से एनालिसिस कर लिए तब भी एनफ है तुम्हारे लिए ना। चलो ठीक है, तो अगर मॉक टेस्ट में किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सिंपली 2 स्टेप प्रोसेस है, इसके जरिए आपका मॉक टेस्ट जो है आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, है ना। तो करंट सेक्रेटरी जनरल जो कि नेटो से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है, करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है नेटो के, बताइए। ये कौन है, ज़रा देखना इसको भाई साहब। चलो ठीक है, तो यहाँ पर करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मार्क रॉटे, जो कि इसका करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द प्रोजेक्ट पोलारिस, है ना। तो पोलारिस प्रोजेक्ट क्या है, ये किसने लॉन्च किया, नेटो ने किया था, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ये किस चीज़ से रिलेटेड था, आर्टिक साइबर डिफेंस इनिशिएटिव से रिलेटेड, स्पेस सर्विलांस सिस्टम से रिलेटेड, या हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस से रिलेटेड था, या ज्वाइंट नवल पेट्रोल प्रोग्राम करना था हमारा, क्या था ये आपको बताना है। तो इसका सी जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस ग्रिड जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच कंट्री वाज एडेड टू द ओपेक प्लस, है ना। तो आपको भी पता है ब्रिक्स में हम लोगों ने देख लिया, नेटो में देख लिया, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ओपेक में जो है अभी रिसेंट में कौन सा कंट्री जो कि ज्वाइन किया, ये आपको बताना है ना। बहुत बोरिंग टाइप क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन IR बनेगा तो बनेगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलो ठीक है, तो ओपेक में अभी रिसेंटली ब्राज़ील ज्वाइन हुआ था। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी इंडेक्स। देखो तो ये UNDP कहीं पर दिख रहा है क्या, UNDP कहीं पर है, नहीं है। UNEP कहीं पर है, नहीं है। UNEP भी कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो UN वाटर, UN से रिलेटेड जो है एक तो हमारे पास में यहाँ पर दिख रहा है ना, तो B को जो है टिक कर लेना है। वैसे इसका जो है करेक्ट आंसर UNEP होगा, है ना। चलो ठीक है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। तो वाटर इंडेक्स जो कि हमारा अभी कौन सा रिलीज़ किया, किसने, UN वाटर ने किया। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, है ना। तो जिस तरीके से जो है मैंने आपको बताया अफ्रीका से रिलेटेड, उसी तरीके से CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। फेज 3 जो कि 2025 में किस पे फोकस करेंगे, टूरिज्म डेवलपमेंट पे, या डिजिटल कनेक्टिविटी पे, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे, या एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन पे, किस पे इनका फोकस है ये आपको बताना है। तो ये जो फोकस होगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे होगा, है ना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर तापी पाइपलाइन जो कि आपको ध्यान में रखना है, वहाँ से जो है आपका भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट हमारा किस चीज़ से रिलेटेड था, कौन से कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारे कौन से स्टेट में आना था इसको। विच रीजनल ग्रुप हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर क्लाइमेट सिक्योरिटी डायलॉग, है ना। तो कौन सा ऐसा रीजनल ग्रुप जो कि अपना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो क्लाइमेट सिक्योरिटी डायलॉग जिसको अपना वो किया, सार्क ने, एशियान ने, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या OIC, है ना। जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, SCO ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, विच कंट्री इनिशिएटेड द स्मार्ट बॉर्डर पैक्ट, है ना। यूरोपियन यूनियन फॉर AI असिस्टेड इमिग्रेशन कंट्रोल, है ना। तो ये कौन सा जो है स्मार्ट बॉर्डर पैक्ट जो है ना यूरोपियन यूनियन के साथ में, ये किसने किया था, ग्रीस ने किया था, पोलैंड ने, इटली ने, स्पेन ने, किसने किया है ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A ग्रीस ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द अपोजिट ऑफ परमिट, है ना। तो बताइए, आपका जो मैंने बोला था कि इंग्लिश से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 3 बार करो, 2x स्पीड पे कर लो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, बट उसको खुद से करो, एनालिसिस करो, है ना, कि इस तरह का क्वेश्चन आखिर बन क्यों रहा है। मैंने फर्स्ट वाला जो इसका सीरीज़ का सेशन था उसमें मैंने आपको बता दिया था, ये जो है तरीका है आपके क्वेश्चन पूछने का। थ्योरी पे ज़्यादा जाके हम टाइम नहीं देंगे, डायरेक्ट जो है हम लोग MCQ कवर करेंगे। तो वही MCQ यहाँ पर हमारा कवर हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये सब ऊपर ऊपर से उठा लिया गया है ना। तो पूरा एक ओवरऑल जो IR का टॉपिक है ना, वहाँ से जो है इतना MCQ बनता है जिसको आपको कवर करना पड़ेगा। तो परमिट का जो है फॉरबिड हो जाएगा, रिफ्यूज होगा या डिनाई होगा या विड्रॉ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉरबिड हो जाएगा। ठीक है, जामिया में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन जो है, जेनरस इज अपोजिट इज मीनिंग टू, तो बताइए जेनरस जो है इसका क्या होगा अपोजिट। चलिए ठीक है, तो एस्टिंग जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, इसका बताइए ऑप्टिमिस्टिक का क्या होगा, नेगेटिव होगा, रियलिस्टिक होगा, इसका तो करेक्ट ही हो जाएगा, डी हो जाएगा। पेसिमिस्टिक है ना, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है सैनिकल का। ठीक है, तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेन इज अपोजिट इन द मीनिंग, तो सेन का क्या होगा, मैड होगा, कंफ्यूज होगा, क्रेजी होगा, इंसेन होगा। तो सेन का बताइए क्या होगा,
इंसेन हो जाएगा ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, इंसेन हो जाएगा। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर है ना, तो इसका एंटोनिम बताना है आपको, ब्लड होगा, कंफ्यूज होगा, क्लियर होगा या हिडन होगा। ऑब्सक्योर का बताइए क्या होगा, कंफ्यूज होगा या ब्लड होगा, ब्लड बताइए। तो क्लियर जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्सक्योर जो कि इसका एंटोनिम है, तो एक पूरा लिस्ट होता है जिसको आप तैयार कर सकते हो खुद से पीवाईक्यू के बेसिस पे, उससे आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ अगर आप अपने B05 एंड आप अपने B55 एंड आपका B67 जो कि 2-3 साल से हुआ है एंड आपका B160, इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम से जो आप निकाल के लिस्ट बना लोगे तब भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, पर्सन हु हेट मैनकाइंड। तो आपको पता है कि एक बंदा जो कि मैनकाइंड से हेट करता है तो उसको मिसोजिनिस्ट बोलेंगे, नहीं मिज़ेंथ्रोप बोलेंगे या फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे या ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। क्या होगा इसका, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी मिज़ेंथ्रोप जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट बाय द पीपल है ना, तो गवर्नमेंट अगर बाई पीपल बनना है तो डेमोक्रेटिक होगा, मोनार्की में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ब्यूरोक्रेसी में ऐसा कुछ होगा नहीं, ऑटोक्रेसी में तो अपना ही सब कुछ चल रहा होगा, तो जो कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स है ना, तो अगर किसी की ज़िंदगी की हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स है ना, अगर तुम्हारी ज़िंदगी की हिस्ट्री जो है ना कोई और लिख रहा है तो बायोग्राफी होगा, ऑटोबायोग्राफी होगा, डायरी होगा, मेमोयर होगा। तो ऑटोबायोग्राफी तो हो नहीं सकता जो खुद से लिखते, बायोग्राफी होगा इसलिए है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरी जो कि हम खुद अपने रहते हुए लिख सकते हैं, मेमोयर जो कि किसी की याद में हम किसी चीज़ को डेडिकेट कर देते हैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर है, तो एक ऐसा बंदा जो कि स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटी को और कल्चर को है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, हिस्टोरियन बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है हमारे पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ता है तो आर्कियोलॉजिस्ट हो जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि इसका हमारे हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे कल्चर एंड सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जब पढ़ता है उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर बी होगा ना इसका, या सोशियोलॉजिस्ट होगा, स्टडी कर रहा है सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में। अलीना संतोष कह रही सोशियोलॉजिस्ट होगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। देखो एक तो ऐसा बंदा होता है जो एथिस्ट, मतलब उसका ऐसा नहीं होता है कि उसका इस पर बिलीव नहीं होता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है बट उसको वो नहीं मानता है ना, तो उसको एथिस्ट बोलते हैं। बिलीवर ऐसा होता है जो फॉलो करता है ना गॉड पे। एग्नोस्टिक जो कि मतलब बिलीव ही नहीं करता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है ना, उसके अलावा पैगान, इसका मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी एग्नोस्टिक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या होगा, वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल है ना, तो एक मतलब ऐसा बंदा जो कि हैंड को इक्वली मतलब दोनों हाथ को इक्वली यूज़ कर पा रहा है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीबियन, डेक्स्ट्रस या वर्सेटाइल या एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या होगा इसका, वन हैंड मतलब बहुत अच्छा, दोनों हाथ को इक्वली अगर वेल मतलब अच्छे से यूज़ कर पा रहा है तो वह एम्बीडेक्स्ट्रस होगा जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्फीबियन ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, स्टेटमेंट दैट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे बी ट्रू है ना, तो मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब खुद पे डाउट होता है कि ठीक है मतलब खुद से बोल देता है बट उस पर ऐसा नहीं होता है कि दुनिया विश्वास करें, तो बट मे बी ट्रू, तो हो सकता है कि वो सही भी है बट वो बोल नहीं रहा बंदा। तो आयरनी होगा, बिल्कुल नहीं आयरनी, तो ऐसा होता है मतलब ज़बरदस्ती वाला। चलो ठीक है, पैराडॉक्स जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में क्या होगा, ए पर्सन हु बिलीव प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन लाइफ। तो एक ऐसा बंदा जो कि ऐसा मानता है जिसके वो मतलब उसके हिसाब से ऐसा है कि प्लेजर जो कि क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल जो कि उसके लाइफ का होता है, तो उस बंदे को क्या बोलेंगे, स्टोइक बोलेंगे, हेडोनिस्ट बोलेंगे, ह्यूमनिस्ट बोलेंगे या रियलिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस बंदे को जिसका ये मानना है कि इंपॉर्टेंट जो है लाइफ का मेन गोल जो कि प्लेजर को मान रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेडोनिस्ट जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब ना आप आई थिंक साइकोलॉजी जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर इन सब का यूज़ देखने को मिलेगा आपको। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड है ना, तो कुछ ऐसा जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनएविटेबल या इंडिलाइबल या इरेगुलर या अनसर्टन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऐसा कुछ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इनएविटेबल जो कि इसका करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, क्या है ये गलत बता दिया क्या मैंने, इसका ये नहीं होगा। अच्छा तुम लोग कमेंट डिलीट भी कर रहे हो, चलो मैं समझ गया कितना इंग्लिश पढ़ रहे हो तुम लोग। ठीक है, कितना तुम लोगों ने न्यूज़पेपर कवर किया, मैं समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। वन हु स्टडी द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स है ना, तो एक ऐसा बंदा जो कि मतलब एक ऐसा इंसान जो कि ओरिजिन ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ता है उसको फिलोजिस्ट बोलते हैं या लेक्सियोग्राफर बोलते हैं या एटिमोलॉजिस्ट बोलते हैं या लिंग्विस्ट बोलते हैं। जल्दी बताइए, एटिमो किसको बोलते हैं, लेक्सियोग्राफर किसको बोलते हैं, फिलोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, लिंग्विस्ट किसको बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गलत है ये एटाइमोलॉजिस्ट, तो ये इसका कुछ लेना देना नहीं होगा। ठीक है, ये गलत आंसर है, सी इसका गलत आंसर है।
चलो ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ वर्ड के बारे में अगर कोई बनता है तो उसको फिलोजिस्ट बोलेंगे या लेक्सिकोग्राफर बोलेंगे। बिल्कुल, लेक्सिकोग्राफर वो होता है जो कि मैपिंग का उसके बारे में देखता है ना। इटाइमोलॉजिस्ट जो कि हमारा, और नीथो तो बर्ड का हो गया। इटाइमोलॉजिस्ट जो कि हमारा किससे से रिलेटेड होता है, आई थिंक स्नेक से रिलेटेड होता है ना, इंसेक्ट से रिलेटेड है ना। लिंग्विस्ट जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। फिलोलॉजिस्ट जो कि हमारा किस चीज़ से रिलेटेड होगा। यहाँ पर तुक्केबाज लोग बहुत हो गया यार। सकीना ये बता रहे हो, और उसके अलावा अलीना संतोष ये लेक्सिकोग्राफर सकीना बता रही। फिर करना क्या चाह रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ओरिजिन ऑफ वर्ड के बारे में जो है ना, जिस तरीके से मान लो कि हम लोग क्या करते हैं ना कि उसके बारे में पढ़ते हैं ना, कि मान लो जैसे लिपि होता है ना, जैसे लुई ब्रेल ने क्या किया था कि ब्रेन लिपि का जो है ना डिस्कवर किया, तो उस पर लुई ब्रेल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरीके से अशोकन जो है उसके इंस्क्रिप्शन को जो है रीड करने का काम किसने किया था, जो हमारा IBC है उसमें जो है हमारे पास में जो है कौन सा इंस्क्रिप्शन था, है ना। उन सब के बारे में जो डिटेल में निकाल के लाता है कि भाई साहब ये इंस्क्रिप्शन जो है इस लैंग्वेज से मिलता जुलता है। तो ओरिजिन ऑफ वर्ड के बारे में इन लोगों का काम होता है पढ़ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ठीक है सर, इंग्लिश लिटिल स्पीक। यहाँ तो हिंदी स्पीक नहीं कर पा रहे हैं, लिटिल इंग्लिश क्या स्पीक करेंगे। पेन इज कोडेड QFO है ना, तो मान लो कि पेन जो है उसको क्या कर रहे हैं, QFO कर रहे हैं। P के बाद में Q, E के बाद में F, M N O, O आ गया। ठीक है, तो I का देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो I के बाद में क्या आ जाएगा, ठीक है J हो जाएगा। N के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। K के बाद में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, JOL।